जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं प्रशांत चरहे। प्रेसिडेंट पुतिन ने ट्रंप के भेजे पीस प्लान पर खुशी जाहिर की है, लेकिन उन्होंने ज़ेलेंस्की और यूरोपीय देशों को सीधे धमकी दे दी है। पुतिन ने कहा है कि समझौते में जितनी देरी की जाएगी, यूक्रेन उतनी ही ज्यादा जमीन खोता चला जाएगा। पुतिन ने यूरोप के देशों पर अब ज़ेलेंस्की को भड़काने का आरोप लगाया। उधर दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका में G20 शिखर सम्मेलन में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने भी रूस के खिलाफ अब एक नया प्लान तैयार कर लिया है। यूक्रेन की तरह यूरोप जला डालेंगे पुतिन। पुतिन ने यूरोप में चुने 30 युद्ध प्रेमी दुश्मन। पोलैंड बनेगा रूस का पहला युद्ध मुख्यालय। यूरोप का मैदान छोड़ भागा अमेरिका। युद्ध की ये आग यूरोप तक भड़कती जा रही है। पुतिन ने महाविनाशकारी धमाके की धमकी दी है, क्योंकि यूरोपीय देश ज़ेलेंस्की को ट्रंप के बनाए समझौते के खिलाफ भड़का रहे हैं। ज़ेलेंस्की के पास वक्त कम है, ज़ेलेंस्की को फैसला लेना है। ज़ेलेंस्की के फैसले से कई मुल्कों की तकदीर तय होनी है। वजह यह है कि ट्रंप ने युद्ध संकट से पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया है। वहीं पुतिन ने दुश्मनों को बर्बाद कर डालने की आखिरी चेतावनी दे डाली है। अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ट्रंप और पुतिन दोनों को नाराज किया तो क्या होगा, उसे दोनों लीडर से सुन लीजिए। Even he doesn't like it? It's unclear. He was sort of Well, he'll have to like it, and if he doesn't like it, then they should just keep fighting, I guess. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Но предметно с нами этот текст не обсуждается. И могу предположить, почему. Причина, полагаю, та же самая. Администрация... यकीन मानिए, अब दो जबरा देश यूक्रेन को मार रहे हैं और रोने भी नहीं दे रहे। यूक्रेन को पुतिन और ट्रंप की जोड़ी ने ऐसे जाल में फंसा दिया है जिससे निकलने का अब कोई रास्ता ज़ेलेंस्की को नहीं सूझ रहा। उधर रूस की सेना तेजी से यूक्रेन पर चढ़ाई करने लगी है। रूस ज्यादा से ज्यादा जमीन कब्जा करना चाहते हैं, जिससे युद्ध समझौते से पहले वो बड़े इलाके पर दावा कर सकें। वहीं ज़ेलेंस्की ने अब भी अपने पार्टनर से रहम की उम्मीद लगा रखी है। ज़ेलेंस्की अब भी यूक्रेन के हित को आगे रखने का दम भर रहे हैं। Але і Європа, і весь світ мають розуміти і іншу правду, що українці, перш за все, люди. І ми майже 4 роки повномасштабного вторгнення стримуємо одну з найбільших армій світу. І ми тримаємо лінію фронту у кілька тисяч кілометрів. І наш народ щоночі переживає обстріли, ракетні атаки. हकीकत यह है
कि यूक्रेन को 4 साल के युद्ध के बदले सिर्फ बर्बादी हासिल हो रही है। यूक्रेन को जान माल का जो नुकसान हुआ उससे कहीं ज्यादा अब घाटा लगने जा रहा है। ट्रंप ने ऐसा मसौदा बनाया है जिसकी डिटेल ने यूरोपीय देशों की धुकधुकी बढ़ा दी है। ट्रंप के एक तरफा युद्ध समझौते से नेटो देशों में खौफ भर गया है। ट्रंप के 28 पॉइंट वाले इस प्रस्ताव में नेटो को लेकर तय शर्तें पुतिन के हक में मानी जा रही है। जैसे नेटो अब अपना विस्तार रूस के पास तक नहीं करेगा। नेटो और रूस दोनों अपनी मौजूदा सीमा सुरक्षा नीतियों में स्थिरता लाएंगे। रूस और नेटो के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में सुरक्षा वार्ता होगी। यूक्रेन अपने संविधान में लिखेगा कि वो नेटो में शामिल नहीं होगा। साथ ही नेटो अपनी विधियों में लिखेगा कि यूक्रेन को भविष्य में भी सदस्यता नहीं दी जाएगी। नेटो यूक्रेन में कोई सैनिक तैनात नहीं करेगा। यूक्रेन नेटो की सैन्य तैनाती की इजाजत भी नहीं दे पाएगा। यूरोपीय सुरक्षा संरचना को यूक्रेन की सीमाओं से दूर रखा जाएगा। सबसे अहम और यूक्रेन के लिए झटके की बात यह है कि यूक्रेन कभी भी परमाणु हथियार नहीं रख पाएगा। अगर यह समझौता हुआ तो यूक्रेन को ट्रंप और पुतिन ऐसी जंजीरों में जकड़ देंगे जिससे वो शायद कभी भी आजाद ना हो पाए। हैरानी की बात तो यह है कि ट्रंप पुतिन एक सुर में ज़ेलेंस्की पर समझौते का दबाव डाल रहे हैं। पुतिन तो यहां तक धमकी दे रहे हैं कि ज़ेलेंस्की को भड़काने वाले देशों की लिस्ट उन्होंने बना ली है। पुतिन ने यूरोपियन देशों को युद्ध प्रेमी कह करके उनका घमंड जल्द से जल्द तोड़ने की धमकी दी है। Если в Киеве не хотят обсуждать предложение президента Трампа и отказываются от этого, то и они, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Может быть, не так быстро, как нам бы того хотелось, но неизбежно. तो क्या ट्रंप को पुतिन के अगले कदम का अंदाजा नहीं है, या फिर जानबूझकर ट्रंप यूरोप को जोखिम में डाल रहे हैं? आखिर ट्रंप को पीस डील से क्या मिलेगा? जो अमेरिका को जानते हैं उन्हें पता है, सुपर पावर कोई भी सौदा घाटे में नहीं करता। ट्रंप ने अपना दिमाग समझौते से होने वाली कमाई पर लगा रखा है। अमेरिका की सुरक्षा गारंटी वाली 4 शर्तें देखिए। पहली शर्त है, बदले में उसे आर्थिक मुआवजा मिलेगा। मतलब यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी की भारी कीमत चुकानी होगी। अगर भविष्य में यूक्रेन रूस पर हमला करता है तो गारंटी तुरंत खत्म हो जाएगी। अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी निर्णायक सैन्य जवाब देंगे। फिर से सभी वैश्विक प्रतिबंध रूस पर लागू हो जाएंगे। डील से जुड़े रूस के सारे फायदे समाप्त हो जाएंगे। अगर यूक्रेन बिना किसी कारण के मिसाइल मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग पर दागेगा तो सुरक्षा गारंटी खत्म कर दी जाएगी। ट्रंप ने अमेरिका के मुनाफे का मसौदा ज़ेलेंस्की को भेजकर फौरन उसे मानने का प्रेशर बना रखा है। हालांकि बात नफे नुकसान से कहीं ज्यादा खतरनाक है। खतरा सिर्फ यूक्रेन की तबाही तक का नहीं है। पुतिन का असली मकसद उन देशों को कुचलना है जिन्होंने उसकी हस्ती को चुनौती दी है। पुतिन के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाले नेटो सदस्य देशों पर युद्ध संकट मंडराने लगा है। जबकि ट्रंप ये दुहाई दे रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध के असली खलनायक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, जिन्होंने सही समय पर युद्ध को नहीं रोका। ट्रंप ने दावा किया कि उनके राष्ट्रपति रहते रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत ही नहीं होती। This war never would have happened. I inherited this war, and I thought he should have made a deal a year ago.
2 years ago. The ultimate deal would have been if it never started. That would have been the good deal. That could have been done too if you had the right president, but you didn't have the right president. ट्रंप ने युद्ध से हो रहे नुकसान की दलील दी है, जान माल के भयानक आंकड़े गिनाए हैं। हालांकि समझौते से रूस को जो फायदा होगा, उसके मुकाबले यूक्रेन को कुछ भी हासिल होता दिखाई नहीं दे रहा। समझौते के बाद पुतिन फ्रीज हुए रूसी फंड का इस्तेमाल कर पाएंगे। रूस का करीब 100 अरब डॉलर फंड फ्रीज किया गया है। अमेरिका इस निवेश से 50% मुनाफा कमाएगा। यूरोपीय देशों को इस फंड के साथ 100 अरब डॉलर और जोड़ने का सुझाव है। इतना ही नहीं, ट्रंप की पीस डील हुई तो युद्ध के सभी पक्षों को माफी दी जाएगी, यानी कोई आगे मुकदमा, दावा, शिकायत तक नहीं की जाएगी, जिससे पुतिन पर लगाए गए सभी आरोप बेमानी हो जाएंगे। अब रूस को भला इससे अच्छा और क्या चाहिए? यूक्रेन में जितनी जमीन पर कब्जा है वो तो मिलेगा ही। यूक्रेन के खनिज खजाने पर भी पुतिन का कंट्रोल होगा। यूक्रेन को अपनी सेना कम करनी होगी। यूक्रेन कभी नेटो सदस्य नहीं बन पाएगा। क्राइमिया, जिसके लिए यूक्रेन 14 साल से रूस से युद्ध लड़ रहा है, वो भी पुतिन को दे दिया जाएगा। बदले में यूक्रेन को मिलेगी सिक्योरिटी गारंटी और यूक्रेन को फिर से संवारने का वायदा। मगर यूक्रेन के नागरिकों को ट्रंप का ये ऑफर पसंद नहीं आया। यूक्रेन में ट्रंप के प्रस्ताव का भारी विरोध शुरू हो गया है। І так не дуже довіряв, а це як узнав, так взагалі не дуже. Хоча голосував за нього в 19-му році. Ну що, це Міндіч, що це, що, скільки грошей? Не знаю. А яка альтернатива? यूक्रेन में जेलेंस्की को युद्ध में डटे रहने की सलाह दी जा रही है। हालांकि जेलेंस्की समझौता करने में ज्यादा देर नहीं कर सकते। ट्रंप ने जिस अंदाज में उन्हें धमकाया है, उसके बाद जेलेंस्की के तेवर ढीले पड़ गए हैं। जेलेंस्की की सारी उम्मीदें अब यूरोपीय देशों पर टिकी है, जिनसे उन्होंने आगे आकर यूक्रेन को बचाने की अपील की है। Повномасштабного вторгнення стримуємо одну з найбільших армій світу, і ми тримаємо лінію фронту у кілька тисяч кілометрів. І наш народ щоночі переживає обстріли, ракетні атаки, удари балістики, удари шахедів. І наші люди щодня втрачають когось із своїх близьких. І наші люди дуже. इसमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन के बाद यूरोप के कुछ देशों पर पुतिन का हमला हो सकता है, खासकर उन देशों पर जिन्होंने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की। ये देश फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और पोलैंड हैं, जिनसे पुतिन सबसे ज्यादा नाराज हैं। ब्रिटेन पुतिन का प्राइम टारगेट है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही दोनों देशों में टक्कर की नौबत आई थी। तब ब्रिटेन ने रूस के जासूसी जहाज से अपने जंगी जेट पर हमले के आरोप लगाए। ब्रिटेन ने लेजर बीम से हुए हमले के बाद रूस को मुंहतोड़ जवाब देने की धमकी दी थी। ब्रिटेन ने रूसी जहाज की निगरानी के लिए जंगी जेट और फ्रिगेट भी भेज दिए थे। हालांकि इसी बीच ट्रंप का पीस प्लान सामने आ गया, जिसके बाद पुतिन ने यूरोपीय प्लान को ठंडे बस्ते में रख दिया। मगर यूक्रेन ने अगर युद्ध समझौता नहीं किया तो फिर पुतिन अपने आक्रामक रुख पर उतर आएंगे। ट्रंप को अच्छी तरह से यह पता है कि पुतिन को अब रोक पाने का एक ही रास्ता है, और वो है उन्हें जो चाहिए वो जल्द से जल्द दे दिया जाए। पुतिन नेटो की टेंशन पालने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उन्हें अब यूरोप के किसी भी देश की धौंस बर्दाश्त नहीं है। रूस को पुतिन ऐसा अजेय देश बनाने जा रहे हैं जिसकी तरफ कोई आंख भी ना उठा सके। ट्रंप ने जिस युद्ध समझौते को बनाया है, उससे पुतिन की ही पावर डबल होनी तय है। यही पावर रूस के दुश्मनों की तबाही का सबब बनेगी। मगर रूस के लिए यूरोपीय देशों से अकेले युद्ध लड़ना कतई आसान नहीं।
ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों के पास परमाणु हथियार हैं। इसीलिए रूस को यूरोपीय अखाड़े में जबरदस्त टक्कर मिलने के आसार हैं। नवंबर के आखिरी हफ्ते में या फिर दिसंबर की शुरुआत में इजराइल और ईरान के बीच हालात बहुत खराब हो सकते हैं और दोनों के बीच फिर से युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। इजराइल की दोबारा एयर स्ट्राइक करने वाली धमकियों के बाद अब ईरान ने भी जवाब दे दिया है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान की भी मिसाइल अब पूरी तरह से तैयार है और ये ईरान इसीलिए भी भड़का हुआ है क्योंकि इजराइल ने पूरे पश्चिम एशिया में फिर एक बार जंग का माहौल पूरी तरह से तैयार कर दिया है। इस धमाके ने ईरान के दिलो दिमाग को झकझोर कर रख दिया है। फिर से देखिए, लेबनान में गिराए गए इस बम पर नेतन्याहू के दस्तखत थे। इस धमाके से निकले काले धुएं में ईरान को इजराइल का नया युद्ध नजर आ रहा है। इस धमाके ने ईरान को एहसास दिला दिया है कि हिजबुल्लाह की आड़ में इजराइल पश्चिम एशिया में गाजा से भी बड़ा युद्ध करने जा रहा है, जिसका असली मकसद ईरान से जंग है। इजराइल हिजबुल्लाह और हमास की आड़ में दक्षिण लेबनान पर बम बरसा रहा है। चाहे वो तायर हो या फिर सिदोन, फिलिस्तीन शरणार्थी कैंपों पर इजराइल के टारगेट है। इजराइल का दावा है कि दक्षिण लेबनान में ऐसे टारगेट तबाह किए जा रहे हैं जहां इजराइल के खिलाफ साजिश हो रही है। اليوم يوم عظيم ونفتخر في شهدائنا وبإذن الله منصورين ومقاومتنا باقية في إذن الله ولا ننكسر نحن شعب لا يقهر। गाजा के बाद दक्षिण लेबनान पर हमलों ने ईरान को चौकन्ना कर दिया है और यही वजह है कि ईरान एक बार फिर इजराइल को अपनी मिसाइल पावर की याद दिला रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान अब इजराइल के खिलाफ नया युद्ध लड़ने के लिए पहले से ज्यादा तैयार है। अराक्ची का दावा है कि इजराइल की मिसाइलों की क्वालिटी यानी मारक क्षमता बढ़ गई है, क्वांटिटी यानी तादाद भी बढ़ गई है। अराक्ची ने कहा कि जून में हुए 12 दिन के युद्ध से ईरान ने बहुत कुछ सीखा है। उसे इजराइल की कमजोरियां पता है, उसे इजराइल की ताकत पता है और दुश्मन को भी पता चल गया है कि अगला हमला हुआ तो वो बचेगा नहीं। सवाल है कि क्या इजराइल पर फिर फटने जा रही है ईरान की मिसाइल? क्या तेल अवीव और हाइफा में फिर इसी तरह होगा हमला? क्या ईरान की मिसाइलों के आगे फिर ढह जाएगा इजराइल का डिफेंस सिस्टम? इजराइल पर ईरान के हमले को लेकर बार बार चेतावनी जारी हो रही है। ईरान के विदेश मंत्री से पहले ईरान में सर्वोच्च नेता अली खामनेई के नए कमांडर ऐसे ही हमलों को लेकर आगाह कर चुके हैं। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के नए चीफ मेजर जनरल मोहम्मद पाकपूर ने ऐसी वार्निंग दी है कि नेतन्याहू और ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसा दावा ईरान में किया जा रहा है। कमांडर पाकपूर ने कहा कि अगर इजराइल ने ईरान पर फिर हमला करने की गलती की तो ईरान की सेना इजराइल के लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल देगी। मेजर जनरल पाकपूर की वार्निंग बता रही है कि ईरान ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार है। मेजर जनरल मोहम्मद पाकपूर बड़े धाकड़ कमांडर माने जाते हैं। उनको मेजर जनरल हुसैन सलामी की मौत के बाद IRGC का कमांडर बनाया गया। मेजर जनरल हुसैन सलामी की मौत 13 जून को इजराइल के हमले में हुई थी और उसके बाद से पाकपूर IRGC की कमान संभाल रहे हैं। इजराइल के खिलाफ 12 दिन तक मिसाइल अटैक करने के बाद जब युद्ध विराम हुआ
तो मेजर जनरल पाकपुर ने क्या कहा था, इसे भी जरा गौर से देखिए। دستشون روی ماشه است. اگر خطایی از طرف دشمن صورت بگیره حتما مثل 12 روز گذشته مقابله مثل جانانه انجام خواهیم داد. در دفاع از این کشور ما لحظه‌ای به خودمون تردید راه نمیدیم. ईरान की मिसाइल लगातार लॉन्च पैड पर तैयार है। कमांडर पाकपुर ने बहुत साफ साफ कहा कि हमारी अंगुली मिसाइलों के ट्रिगर पर है और खामनेई से भी उन्हें सिग्नल मिल चुका है कि इस बार इजराइल ने हमला किया तो कोई रहम ना दिखाया जाए। इजराइल की नई टेंशन ये है कि ईरान का दावा है कि उसने अभी तक अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को इस्तेमाल ही नहीं किया है। लेकिन ईरान से युद्ध को लेकर अमेरिका और इजराइल से लगातार नए नए सिग्नल मिलने लगे हैं। इजराइल पर हुए हमलों में जिन मिसाइलों ने तबाही मचाई है उनकी लिस्ट भी देख लीजिए, क्योंकि यही अब तक नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। इनमें सबसे खतरनाक फत्ता-1 और खैबर शिकर मिसाइल शामिल है। इसमें कद्र और इमाद मिसाइल भी शामिल हैं। फत्ता हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। खैबर शिकन मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। कदर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इमाद मिसाइल की रेंज 1700 किलोमीटर है। मिसाइलों को लेकर ईरान की तरफ से ऐसी वार्निंग इसीलिए आ रही है क्योंकि नेतन्याहू और ट्रंप का रुख ईरान को लेकर काफी सख्त देखा जा रहा है। If you look at the Middle East, I would say prior to us hitting Iran so hard, we could have never made that deal because you would have had a dark cloud over the Middle East when we took out their nuclear capability, which was one of the great military maneuvers of all time. It was flawless. You saw that. ट्रंप और नेतन्याहू दोनों जानते हैं कि इजराइल पर ईरान की जितनी मिसाइल गिरी, ऐसे हर धमाके ने इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पुर्जा ढीला कर दिया। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बेन गुरियन हवाई अड्डे तक हर मिसाइल हमले ने नेतन्याहू को ईरान पर नया प्लान बनाने पर मजबूर कर दिया। यही वजह है कि नेतन्याहू ने ईरान को घेरने के लिए अब नई तिकड़म लगाई है। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगनी चाहिए और उसे 480 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइल नहीं बनाने दिया जाए। मतलब साफ है कि नेतन्याहू ईरान की उन मिसाइलों से घबरा गए हैं जो 1500 किलोमीटर या उससे ज्यादा रेंज रखती हैं, क्योंकि ईरान और इजराइल की दूरी भी 1500 से 1800 किलोमीटर की रेंज में है। और यही वजह है कि नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान के पास 480 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल हो ताकि वो इजराइल तक ना पहुंच पाए। 13 जून को ईरान पर हमला हुआ था और उसके बाद 12 दिन तक दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले किए गए। हमले रात दिन हो रहे थे। एक तरफ से फाइटर जेट तो दूसरी तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागी जा रही थी। एक तरफ नेतन्याहू ने कमान संभाली जिसमें अमेरिका से भी पूरी मदद मिली थी, तो दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने मोर्चा संभाला और तमाम मिलिट्री लीडरशिप खत्म होने के बाद फौरन सेना की कमान नए कमांडरों के हाथ में दे दी। और फिर 12 दिनों तक ईरान ने बता दिया कि इजराइल की शुरुआती स्ट्राइक के बाद उसकी मिसाइल पावर बरकरार है। نیروهای مسلح و صنایع نظامی ما آماده داشتن، استفاده کردن، به کار بردن، بازم دارن، لازم باشه در وقت دیگر هم ازش استفاده میکنن। ईरान के तेवर बता रहे हैं कि उसकी मिसाइल फिर तैयार है और ईरान पर फिर से हमला हुआ तो तेल अवीव और हाइफा बहुत बुरी तरह दहलेगा। ये वार्निंग ईरान से लगातार आ रही है। ईरान के बड़े बड़े जनरल लगातार इजराइल को वार्निंग दे रहे हैं। ईरान के मेजर जनरल याह्या रहीम सफ़वी, जो सर्वोच्च नेता अली खामनेई के सलाहकार भी हैं, उनका दावा है
कि ईरान के पास हजारों मिसाइल और ड्रोन हैं जो खुफिया ठिकानों पर रखे गए हैं और अगर ईरान पर हमला हुआ तो इन सब को इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कह सकते हैं कि ये वार्निंग सीधे अली खामनेई की तरफ से आई है। ईरान बार बार ये दावा कर रहा है कि उसने 12 दिन के युद्ध में अब तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, न ही अपनी नौसेना और IRGC की गुड्स फोर्स को तैनात किया, और अगर दोबारा युद्ध ईरान पर थोपा गया तो इसका नतीजा इजराइल की संपूर्ण तबाही होगा। तेल अवीव से लेकर हाइफा तक दुनिया ने ईरान के मिसाइल हमलों को देखा, जमीन पर तबाही देखी, बड़ी बड़ी इमारतों को खत्म होते देखा। और ये तस्वीरें नेतन्याहू के कमांड सेंटर से लेकर व्हाइट हाउस में भी देखी गई। इसीलिए ट्रंप ने भी कहा कि ईरान और इजराइल दोनों को इस युद्ध में नुकसान हुआ है और इजराइल ने भी बड़ी चोट खाई है। विदेश मंत्री से लेकर IRGC के कमांडर तक ईरान के तेवर देखकर इजराइल और अमेरिका में हड़कंप मचना तय है, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री ने रूस को लेकर भी ऐसी बात कह दी है जिसका मकसद तेल अवीव से ज्यादा व्हाइट हाउस को तनाव देना है। अब्बास अरागची ने कहा कि रूस से लगातार मदद मिली है और अब ईरान और रूस के रिश्ते, सामरिक रिश्तों की गहराई उनके दुश्मनों को परेशान कर देगी। टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी ये खबर भी नेतन्याहू को तनाव देने वाली है, जिसमें बताया गया कि ईरान के परमाणु वैज्ञानिक साल 2024 में रूस के खुफिया दौरे पर गए थे। ये दौरा 7 से 11 नवंबर के बीच हुआ था। ईरान लगातार बोल रहा है कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर पिछले 1 साल में जो भी बातचीत हुई है उसमें पश्चिमी देशों ने ईरान को लगातार धोखा दिया है। खासकर अमेरिका तो इजराइल के साथ ऐसी साजिश में शामिल हुआ जिसका मकसद ईरान पर हमला था, क्योंकि 13 जून को जिस तरह से ईरान की मिलिट्री लीडरशिप पर हमला हुआ और उसके बाद उसके परमाणु ठिकानों पर बमबारी हुई, उसका पूरा श्रेय खुद डोनाल्ड ट्रंप ले चुके हैं। इसीलिए अमेरिका के साथ किसी भी तरह की डील अब बहुत मुश्किल हो चुकी है। अरागची ने कहा है, हमने कई बार कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से ईरान का अनुभव अच्छा नहीं रहा। खासकर अमेरिका की मौजूदा सरकार ने उनको धोखा दिया है। जितना आक्रामक ईरान है, उतना गुस्सा इजराइल में भी है। इजराइल ने लगातार ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की धमकी दी है और इजराइल की ऐसी ही धमकियों की वजह से ईरान ने नेतन्याहू और ट्रंप दोनों की नीयत पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। ईरान ने कहा कि ना परमाणु कार्यक्रम रुकेगा, ईरान ने कहा कि ना ही मिसाइल उत्पादन रुकेगा और ना ही दबाव में आकर अमेरिका से कोई समझौता किया जाएगा। ईरान ने कहा कि वो IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सितंबर में की गई डील को रद्द कर देगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि IAEA की डिमांड है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन को लेकर पूरी जानकारी दे और उसके निरीक्षकों को भी उन जगहों पर जाने दे जहां संवर्धित यूरेनियम रखा गया है। ये प्रस्ताव ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ अमेरिका ने पेश किया था, लेकिन अब ईरान ने कहा है कि वो सितंबर में मिस्र में हुए समझौते को पूरी तरह से खत्म कर रहा है, क्योंकि IAEA की मांग में साजिश की बू नजर आ रही है। I shall stress that in case of any hostile act against my country and in the event of reimposition of terminated United Nations Security Council resolutions, Iran will regard these practical steps as terminated. इसमें कोई शक नहीं कि जून में युद्ध विराम होने के बावजूद ईरान और इजराइल के बीच अब भी तनाव बरकरार है। बस सवाल यह है कि कब तक यह तनाव युद्ध में तब्दील नहीं होगा, क्योंकि इजराइल की फौज खामोश नहीं बैठेगी।
इसके सिग्नल तो नेतन्याहू लगातार दे रहे हैं। गाजा के बाहरी इलाकों में इजराइल की फौज अब भी मौजूद है। लेबनान में उसकी बमबारी लगातार जारी है और वहीं वेस्ट बैंक में अवैध इजरायली सेटलर्स ने ये हमला अंजाम दिया है। ये वेस्ट बैंक का हुआरा है और यहां पर फिलिस्तीन के लोगों की कई गाड़ियां जला दी गई। नेतन्याहू भी मान चुके हैं कि ये इजरायली सेटलर्स का काम है और जिसने भी ये काम किया उसको सजा दी जाएगी। المغرب على 7:25 كان تواجد للمستوطنين على الشارع اللي صار فوق على الشارع وكانوا يكسروا السيارات والكاميرات وبتثبت هذا الحكي. هذول الجماعة نزلوا من بين الزيتون اجوا ولعوا هذا المشطب وسحبوا حالهم وطلعوا. देखा जाए तो गाजा से लेकर लेबनान और लेबनान से लेकर वेस्ट बैंक तक आग लगी हुई है। युद्ध की चिंगारी हर तरफ फैल रही है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा तपिश ईरान महसूस कर रहा है, क्योंकि जून में हुए युद्ध को 5 महीने बीत चुके हैं और इसमें कोई शक नहीं कि ईरान की आशंकाओं के बीच इजराइल भी पूरी तरह भड़का हुआ नजर आ रहा है।